आज हम लोग न्यूक्लियस चैप्टर के एससीवी के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। 1 से लेकर 9 तक हमने पहले पार्ट में किया था। अभी 10 से लेकर 19 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव 1 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें इसमें ये दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is a wrong description of binding energy of nucleus। बाइंडिंग एनर्जी के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो बाइंडिंग एनर्जी पहले थोड़ा समझ लें क्या है। जो कोई न्यूक्लियस होता है एक्स जेड ए, ये प्रोटॉन से बनता है और न्यूट्रॉन से बनता है। प्रोटॉन के नंबर को अपन जेड बोलते हैं, तो जेड प्रोटॉन से बनेगा, और न्यूट्रॉन के नंबर को ए माइनस जेड बोलते हैं, जेड न्यूट्रॉन से बनता है। और जब ये बनता है तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल मास होता है, इसको एम डैश कहें अगर, और न्यूक्लियस के मास को एम बोले, तो एम हमेशा लेस देन एम डैश मिलता है। इस मास डिफरेंस को ही मास डिफेक्ट बोलेंगे। तो जो मास का डिफेक्ट आता है डेल्टा एम, ये होता है एम डैश माइनस एम। और जो मास डिफेक्ट है यही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखती है। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी अगर चाहिए हमको, तो इसको लिखते हैं मास डिफेक्ट, मतलब एम डैश माइनस एम, ये मास डिफेक्ट हो गया, और इंटू सी स्क्वेयर। और इसको बोल सकते हैं एम डैश सी स्क्वेयर माइनस एम इंटू सी स्क्वेयर। ये जो एम डैश सी स्क्वेयर है ये भी एनर्जी है, और ये जो एम इंटू सी स्क्वेयर है ये भी एनर्जी है। एम डैश सी स्क्वेयर ये न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी है, सारे न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी। इसको रेस्ट मास एनर्जी भी बोलते हैं, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और ये रेस्ट मास एनर्जी न्यूक्लियस की है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो ये बाइंडिंग एनर्जी को अपन ने समझा। अब इसके बेसिस पर ऑप्शंस देखते हैं। तो ए ऑप्शन है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, अपन को रॉन्ग वाला बताना है कौन सा रॉन्ग है। बी, इट इज द एनर्जी मेड अवेलेबल व्हेन द फ्री न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। सी भी देख लो, इट इज द सम ऑफ द रेस्ट मास एनर्जीज ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये भी सही है। बी वाला भी सही है, इट इज द एनर्जी मेड अवेलेबल व्हेन फ्री न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियस। फ्री न्यूक्लियॉन्स जब न्यूक्लियस बनाएंगे तो जो एनर्जी फ्री होती है, रिलीज होती है, वही बाइंडिंग एनर्जी है। और सी भी सही है, जो अभी नीचे करके बताया था मैंने। और डी ऑप्शन है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन वाइज हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाइंडिंग एनर्जी के रेफरेंस में पहला ये सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन वन एवरेज लाइफ, इन वन एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ जो है ये टाउ से डिनोट होती है, और ये 1/λ के इक्वल होती है। इसको ही लिख सकते हैं 1.44 इंटू टी हाफ। तो हाफ लाइफ में 1.44 से मल्टीप्लाई कर दे तो एवरेज लाइफ मिलती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हाफ द एक्टिव न्यूक्लियाई डिके, एवरेज लाइफ हाफ होती है एक्टिव न्यूक्लियाई डिके का। बी ऑप्शन है लेस देन हाफ द एक्टिव न्यूक्लियाई डिके,
तो ये गलत है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है मोर देन हाफ द एक्टिव न्यूक्लियाई। ये 1.44 होता है, ये हाफ से काफी ज्यादा है, 0.5 से ये वैल्यू काफी ज्यादा है। तो हाफ नहीं, 1.44 होता है, लगभग 1.5 टाइम्स होता है। तो आंसर है मोर देन हाफ लाइफ द एक्टिव न्यूक्लियाई डिके, ऑल द न्यूक्लियाई डिके। तो ये भी गलत है, तो प्रॉपर आंसर इसका सी ऑप्शन है, तो 11 का सी सही है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इन अ रेडियोएक्टिव डिके नाइदर द एटॉमिक नंबर नॉट द मास नंबर चेंजेस। ना तो z चेंज हो रहा है और ना a चेंज हो रहा है, दोनों सेम बने रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज एमिटेड इन द डिके। तो डिके प्रोसेस में कौन सा एमिशन हो रहा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन। तो अगर z और a सेम रहता है तो वो जो डिके है गामा डिके है, जिसमें गामा फोटोन एमिट होते हैं, तो यहाँ पे फोटोन एमिट होते हैं। जैसे ये x है, कोई न्यूक्लियस, और इसका चार्ज नंबर z, मास नंबर a है, और जो नया न्यूक्लियस बना है उसके मास नंबर और चार्ज नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो एक्चुअल में इसी को गामा डिके बोलते हैं। इसमें एक्साइटेड न्यूक्लियस जो होता है ये ग्राउंड स्टेट या स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है बाय एमिटिंग गामा फोटोन। गामा पार्टिकल को रिलीज करता है, गामा फोटोन को, और ये स्टेबल हो जाता है, स्टेबल स्टेट में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है एक्साइटेड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सही आंसर होगा फोटोन। जेड और ए में नहीं कोई चेंज आ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर फोटोन है। गामा फोटोन एमिट हो रहा है इस रिएक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ड्यूरिंग अ नेगेटिव बीटा डिके। नेगेटिव बीटा डिके मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को E-1 जीरो लिखते हैं। -1 चार्ज नंबर है और जीरो मास नंबर, नेग्लिजिबल मास है इसका। तो जो बीटा डिके हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसके रेफरेंस में ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, एटम का इलेक्ट्रॉन निकलता है। B option, n electron which is already present within the nucleus is ejected. C option है a neutron in the nucleus decay emitting an electron, और D है a proton in the nucleus decay emitting an electron। तो नेगेटिव बीटा डिके का मतलब ये होता है, नेगेटिव बीटा डिके उनमें होता है जिनमें न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता ये है कि ऐसे न्यूक्लियस जिनमें न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं उसमें न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, और बैलेंस करने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन भी बनता है, और एक और पार्टिकल एमिट होता है जिसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही बीटा, नेगेटिव बीटा पार्टिकल कहलाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम का नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में, और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। और इसी को हम बीटा डिके बोलते हैं। कोई एक्स न्यूक्लियस है, जेड ए चार्ज और मास है उसके, और ये बदल गया वाई में, और एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। तो ये जो y बना है इसके z में 1 इंक्रीज हो जाता है, और मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है, इसी को बोलते हैं बीटा डिके। तो बीटा डिके में जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होने पे बनता है, न्यूट्रॉन चेंज होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है, डिके कर रहा होता है। तो ऑप्शन ए में एटॉमिक इलेक्ट्रॉन था, गलत है। बी है एन इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस इज इजेक्टेड। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, ये भी गलत है।
न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डिकेज एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सही है। डी भी देख लेते हैं, अब प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस डिके एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये भी रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। A freshly prepared radioactive source of half-life is 2 hours. Emits radiation of intensity which is 64 times the permissible safe level. The minimum time after which, ये क्वेश्चन यहाँ पे इनकम्प्लीट है, इसको पूरा कर देते हैं। आफ्टर विच इट वुड बी पॉसिबल टू वर्क safely with this source is option A 6 hour, option B 12 hour, option C 24 hours और ऑप्शन डी 128 आवर्स। सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव सोर्स, कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है और इसका हाफ लाइफ दिया हुआ है 2 आवर्स, लेकिन इसमें से जो रेडिएशन निकल रहे हैं ये सेफ परमिसिबल लेवल से काफ़ी ज़्यादा है, 64 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब जितना चाहिए, जितना रेडिएशन परमिसिबल है उससे 64 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशन एमिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो टाइम क्या होगा जब आप इसके साथ में काम कर पाएँ, इसके साथ इसके करीब जा सके, वो टाइम निकालना है। तो 64 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसको आप ऐसे लॉजिक से सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी 64 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसका हाफ होने में एक हाफ लाइफ लगेगा, एक हाफ लाइफ मतलब टी हाफ, तो तब कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। अगली हाफ लाइफ के बाद मतलब 2 हाफ लाइफ के बाद ये इसका भी हाफ हो जाएगा, तो हाँ इसका भी हाफ हो जाएगा मतलब 16 हो जाएगा। फिर 3 हाफ लाइफ के बाद में ये 8 हो जाएगा, 4 हाफ लाइफ के बाद में ये 4 हो जाएगा, 5 हाफ लाइफ के बाद में ये 2 हो जाएगा, और 6 हाफ लाइफ के बाद में ये 1 आ जाएगा। 1 मतलब 64 टाइम्स ज्यादा था, अब एक ही टाइम 1 टाइम्स बचा है, तो ये परमिसिबल लेवल है। तो 6 हाफ लाइफ लग रही है, तो 6 हाफ लाइफ ही हमारा आंसर है। मतलब 6 और हाफ लाइफ 2 आवर्स दिया हुआ था, तो 12 घंटे के बाद हम इस सोर्स के साथ सेफली काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द decay constant of a radioactive sample is lambda. The half life and average life of sample are respectively। तो ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो हाफ लाइफ होता है टी हाफ, ये इक्वल होता है ln2 log 2 अपॉन लैम्डा, ये हाफ लाइफ का है। और एवरेज टाइम इक्वल होता है 1/रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट 1/लैम्डा के। तो ये सीधे फॉर्मूले देख लेने हैं आपको कौन सा करेक्ट है। तो इसमें बी ऑप्शन में दिया हुआ है सही फॉर्मूला, तो इसका 15 का आंसर है बी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। An alpha particle is bombarded on nitrogen 14. As a result, oxygen 17 nucleus is formed and a particle is emitted. This particle is neutron, proton, electron, positron। तो ये रिएक्शन को लिख के देखते हैं। अल्फा पार्टिकल का अटैक करवा रहे हैं नाइट्रोजन 14 के ऊपर। अल्फा पार्टिकल जो है नाइट्रोजन का चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर 7 है। अल्फा पार्टिकल को कुछ इस तरीके से लिखते हैं He24, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है।
तो यहाँ फॉर्मेशन हो रही है ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की। मास नंबर इसका 17 है और एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। तो अब रिएक्शन में दोनों तरफ हमको Z और A को सेम रखना होता है, कंजर्व होते हैं Z और A। तो मास को देख लो, हीलियम का मास 4 है, नाइट्रोजन का मास 14 है, 4 प्लस 14 18 हो गया, ये 17 है। तो जो नया पार्टिकल बन रहा है उसका मास नंबर 1 आना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ 18 करना है। यहाँ पे देखिए चार्ज को या एटॉमिक नंबर को, यहाँ 2 है, नाइट्रोजन का 7 है, 2 प्लस 7 9 हो गया, यहाँ पे 8 है। तो चार्ज नंबर भी 1 होना चाहिए। तो जो 1 1 1, जो 1 1 है, ये प्रोटॉन के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन एमिट हो रहा है, ये हमारा सही आंसर है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 10 ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट 57, ये कोबाल्ट 57 है, इसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम। kept in an open container, beta decays with a half life of 270 days। इसका हाफ लाइफ है 270 डेज, और इसमें ये बीटा डिके कर रहा है। तो बीटा डिके जब हो रहा है, बीटा डिके मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा होगा या पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा होगा। तो बीटा डिके में हम जनरली इलेक्ट्रॉन का एमिशन मानते हैं। तो बीटा डिके हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो कोई नया न्यूक्लियस बन गया होगा, एक्स ले लिया हमने उसको। और अगर बीटा डिके हो रहा है तो इसका जो Z होता है वो Z+1 हो जाता है, मास नंबर सेम बना रहता है। तो ये बीटा डिके तो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है अंदर, उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। तो हमसे पूछा है कि इसका मास कोबाल्ट का कितना रह जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये कोबाल्ट है और ये एक्स न्यूक्लियस जो नया बना है, मास नंबर में तो कोई चेंज आया भी नहीं है, यहाँ पे मास यहाँ अनचेंज रहता है। और ये एक्स तो वैसे ही है, मास नंबर भी उसका उतना ही है, तो इसका मास क्या रहेगा, उतना ही रहने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल मास एमिट हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 3U to 38 nuclei kept in a train emit an alpha particles. When the train is stationary and a uranium nucleus decays, a passenger measures that the separation between the alpha particle and the recoil nucleus becomes x in time t after the decay। तो इसमें ये बोल रहे हैं एक ट्रेन है और वो ट्रेन रेस्ट पर है, और इसमें अल्फा पार्टिकल एमिट करता है कोई यूरेनियम का न्यूक्लियस। ये यूरेनियम न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है। तो अल्फा पार्टिकल और यूरेनियम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, किसी टाइम इनका सेपरेशन एक्स है। किसी पैसेंजर ने इसको मेजर किया। फिर आगे क्वेश्चन है, इफ डिकेज टेक्स प्लेस व्हेन द ट्रेन इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड v, the distance between the alpha particle and the recoiling nucleus at a time t after the decay as measured by the passenger will be। तो एक और सिचुएशन इसमें दी हुई है कि ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, v इसका कांस्टेंट है। तो v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, पहले केस में भी एक्सेलरेशन जीरो है। तो अब फिर से मेजर किया, सेम प्रोसेस हुई, और फिर से टी टाइम पे ही इसका सेपरेशन हमने मेजर किया। तो ये पूछ रहे हैं जो नया सेपरेशन है एक्स डैश वो कितना होगा, चलती हुई ट्रेन में अगर मेजर की। ट्रेन चल तो रही है लेकिन उसका एक्सेलरेशन नहीं है, तो रेस्ट में जो ट्रेन है ये इनर्शियल फ्रेम कहलाएगी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जीरो है, इनर्शियल फ्रेम। और दूसरी वाली ट्रेन में भी एक्सेलरेशन जीरो है, दूसरी ट्रेन भी इनर्शियल फ्रेम ही कहलाएगी। और अगर फ्रेम इनर्शियल है तो सेम एक्सपेरिमेंट सेम रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। एक ही एक्सपेरिमेंट दो सेम इनर्शियल फ्रेम पे एक जैसे रिजल्ट देता है, तो दूसरे वाले केस में भी उतना ही डिस्टेंस मिलेगा जितना पहले वाले केस में मिल रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर इसका एक्स हो जाएगा, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 1 का। ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, फिजन में एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर किसी पार्टिकल का अटैक होता है, जैसे यूरेनियम में इस पे अटैक हुआ तो ये बेरियम में और क्रिप्टॉन में चेंज हो जाता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो अ हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स बाय इटसेल्फ, खुद से नहीं होता, किसी का अटैक करवाना पड़ता है, ट्रिगर करना पड़ता है रिएक्शन को। अ लाइट न्यूक्लियस बॉम्बार्ड बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स, गलत है। अ हैवी न्यूक्लियस बॉम्बार्ड बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स ब्रेक्स अप, ये सही है। एक न्यूट्रॉन या इसको थर्मल न्यूट्रॉन कहेंगे, ये यूरेनियम के ऊपर अटैक होता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन बन जाते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई। ये वाला हैवी न्यूक्लियस होता है। तो सी सही आंसर है इसमें। डी में है टू लाइट न्यूक्लियाई, ये तो फ्यूजन वाली प्रोसेस हो जाएगी। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव 1 के 11 से लेकर 10 से लेकर 19 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, और इसके पहले वाले वीडियो में 9 से लेकर 1 से लेकर 9 तक डिस्कस करे थे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।